बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह से हम पहले ही कह रहे थे कि कमज़ोर टीम है, कमज़ोर हदफ भी हम इसको तस्वर कर रहे थे, लेकिन वो वाकई में कमज़ोर टीम एक साबित हुई है और हम लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से हाँ ना। मुझे तो लगता है कि उन्होंने एक दफ़ा बता दिया कि हम भी कोई ऐसी टीम नहीं है। 140 अगर उन्होंने हाँ, लेकिन ये है कि इतनी इस टीम से 140 मतलब फिर भी आप मतलब कर लें तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात होती है। लेकिन हमजा, हम लोगों ने जो स्कोर हम लोगों ने किया था, हमने जो रखा टारगेट, वो बेहतरीन था। और ख़ासतौर पर अगर बात करें हम बाबर आजम की और रिजवान की, तो क्या शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने, बहुत ही कमाल। अगर हम पावर प्ले की बात करें, जो बाबर और रिजवान खेल रहे थे, रिजवान का तो हमें लग रहा था कि एक दफ़ा अपील भी ऐसी आउट भी हो गए थे, वो बाद में फ़ायदा हुआ नॉट आउट। लेकिन आप देखें कि बहुत मुश्किल था पावर प्ले में खेलना। बहुत अच्छी बॉलिंग वो नपी तुली कर रहे थे। आखिर में आकर रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की और हफीज ने अच्छी बैटिंग की। मुझे मैच में लग रहा था कि शायद बाबर आजम या रिजवान दोनों में से कोई सेंचुरी तो स्कोर करेगा। बाबर से लग रहा था खास तौर पर, क्योंकि बाबर बहुत जल्दी 70 पर आ गए थे, फिर आउट हो गए, फिर काफी टाइम था, क्योंकि उसके बाद 30 देखे ना, 70 पे वो तो उसके बाद 30 तो कर लिया सीधा सीधा हफीज ने आके, तो वो 30 ये भी कर सकते थे और खैर वो आउट हो गए। तो आप अपने टीवी की नजर उतारना शुरू कर रहे हैं, मतलब कि जितना माशाल्लाह ये अच्छा खेल रहे हैं, अब हमारी नजर ना लग जाए। अब यानी कि 4-0 है, 4-4 इनके हमने 4 मैचेस खेले और 4 के 4 हमने विन किए। स्कॉटलैंड से रह गया, उम्मीद तो ये है कि 5 से होगा, लेकिन असल मैच क्योंकि हम क्वालिफाई कर गए ना सेमीफाइनल में, असल मैच सेमीफाइनल है। क्या ऑस्ट्रेलिया से जोड़ पड़ेगा या साउथ अफ्रीका से, क्योंकि लग रहा है इंग्लैंड तो शायद टॉप ही कर रहा होगा और पाकिस्तान भी शायद यहाँ से टॉप ही कर जाएगा। तो इस पर खैर तफसील से बात होगी। आप लोग नजर शजर उतारें अपने टीवी की, क्योंकि अब नजर लगी तो या भारतीयों की नजर लगेगी, क्योंकि वो भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। अच्छा हमजा, सब लोग ही तारीफ करें और खासतौर पर अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से और ओवरऑल उनकी जो इस टाइम अगर रैंकिंग के हवाले से भी देखें तो जो उनकी रैंकिंग में भी काफी वो ऊपर चले गए और उन्होंने दूसरे नंबर पर है T20 में, दूसरे नंबर पर है। आज जो रैंकिंग जारी होगी, आज बुध को अमूमी तौर पर ICC की रैंकिंग जारी होती है। आज बाबर आजम दुनिया के ODI के बाद, क्योंकि वनडे के इस वक्त वो बेहतरीन बल्लेबाज है, नंबर 1 है, आज T20 के भी नंबर 1 बल्लेबाज हो जाएंगे। क्योंकि जो इस वक्त डेविड मिलान है वो दूसरे नंबर पर वापस आ जाएंगे। वो दोनों मैचेस में स्कोर नहीं कर सके, बाबर ने दोनों में हाफ सेंचुरी की और शायद नीचे से रिजवान भी चौथी से तीसरी पोजीशन पर। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम बात करें वैसे शाहीनों की, तो इस टाइम हम लोग देख रहे हैं कि उनकी जो उड़ान है वो माशाल्लाह से बड़ी ऊंची जा रही है। और अगर हम चारों मैचेस की बात करें तो चारों में ही परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त देखने में मिली। और हमजा, अगर हम लोग कर रहे थे ना कि हम अगर टॉस जीत कर हम बैटिंग अगर करें या इस तरह से, मतलब हम लोग पहले थे कि हम पहले बैटिंग करें तो हम लोग क्या चेस कर सकेंगे या इस तरह हम टारगेट इतना रख सकते हैं। तो इस मैच में हमने वो जो था ना, हमने प्रूव कर दिया कि हमने जो है टारगेट भी एक बड़ा दिया है। हम इतने अच्छा मतलब हम अब खेल रहे हैं कि हम टारगेट भी अच्छा दे सकते हैं। यही बात आमिर सुहेल साहब बारहा कर रहे थे कि अब आप लोगों को ये पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि पहले बैटिंग करें, ताकि अगर सेमीफाइनल और फाइनल में आप टॉस हारते हैं तो फिर कहीं मुश्किलात ना हो जाएं। मुश्किलात हुई हैं वैसे अगर देखा जाए इस टीम के मुकाबले में, अगर दूसरी शायद कोई टीम होती ज़्यादा मुश्किलात हो जाती। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कौमी टीम के कप्तान आदिल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर भाई, जिस तरह से आप कह रहे थे कि हमें ट्राई करना है कि हम पहले बैटिंग करें बाद में बॉलिंग करें ताकि हमें आइडिया हो सके, हमें मुश्किलात तो हुई हैं। टीम भी देखें तो इतनी तगड़ी टीम नहीं थी। आप क्या समझते हैं कि टॉस का किरदार सेमीफाइनल में खास तौर पे बहुत अहम हो जाएगा कल की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखें तो? देखिए, टॉस का किरदार जो है पिछले 3-4 दिन तो बिल्कुल इतना ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि ऑस इतनी ज्यादा नहीं पड़ी, लेकिन कल ऑस काफी ज्यादा पड़ी है। तो आई थिंक पाकिस्तान को एक और मैच में जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, टारगेट लगा के करने की। कल पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला और जो खुशी की बात थी वो ये थी कि गीले गेंद के साथ मैनेज बहुत अच्छा किया बॉलर्स ने। अच्छा, बिल्कुल। अगेन फास्ट बॉलर का थोड़ा सा ऑफ द सरफेस, स्पिनर्स का हल्का सा ब्रेक भी हुआ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने मैनेज अच्छा किया। फील्डिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगले मैच में पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करे ताकि एक दफा और प्रैक्टिस उनको मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें, हम जिस हमने कल की जो मैच था उसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं किया। आप नहीं समझते कि हमें हैदर अली को खिलाना चाहिए था फ़खर जमान की जगह, क्योंकि फ़खर जमान की जो परफॉर्मेंस है, मैं उस तरह की वो फॉर्म में नजर नहीं आ रही जिस तरह की में होते हैं वो? देखिए, उन्होंने 1-2 मैचों में झलक तो दिखाई है कि उनकी फॉर्म अच्छी है, लेकिन रन्स नहीं हो पा रहे। कल मेरा ख्याल है कि वो
इनिंग्स को मोमेंटम देने के चक्कर में थोड़ा सा वो चांस लेके आउट हो गए। मैं समझता हूँ अगर कोई एक चेंज बनती थी तो वो बनती थी आप अगर हसन अली की जगह वसीम को ट्राई कर लेते, लेकिन उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस शो किया हसन अली के ऊपर, उनको नया बॉल करवाया जिसका फायदा भी हुआ, और कल उन्होंने कदरे बेहतर बॉलिंग की। सो आई थिंक टीम जो है वो कंफर्टेबल है कि हम इन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता सारे प्लेयर्स जो है फॉर्म में भी आ रहे हैं। कल हफीज ने भी स्कोर कर दिया, फॉर्म उनकी ठीक थी, बल्ले के ऊपर गेंद आ रहा था लेकिन ही वाज शॉर्ट ऑफ रन्स, कल उन्होंने भी रन्स कर लिए। सो प्रेशर इज ऑफ फॉर द बिग गेम। ठीक है आमिर भी ज़रा ये शादाब के हवाले से बताइएगा। शादाब कल भी हमें उस तरह से अच्छी बॉलिंग करते हुए नहीं मिले, और शादाब का काम हमें अंदर विकेट्स लेकर देना है कि दरमियान में स्पिनर्स जो बाकी टीम्स के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, हम शादाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शादाब भी वैसे ही करें, लेकिन शादाब उसमें नाकाम रह रहे हैं। क्या हमें नवाज को ट्राई नहीं करना चाहिए था, या अगले मैच में ट्राई नहीं करना चाहिए, या फिर इमाद हैं तो हमें नवाज की क्या ज़रूरत है? देखिए शादाब ने कल ट्राई की, जो अच्छी चीज है उन्होंने कल फ्लाइट करने की कोशिश की, और उसमें उनके काफी अच्छे गेंद भी गिरे, और मैं समझता हूं कि अगर वो इसी माइंड सेट के साथ बॉल करेंगे तो उनको बिल्कुल कामयाबी मिलेगी बड़े मैचेस में। अच्छा आमिर सुहेल साहब, आप समझते हैं कि अब जो है, क्योंकि अब हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई तो कर गए हैं, अब हमें कुछ खिलाड़ियों को जो नेक्स्ट मैच है उसमें हमें रेस्ट देना चाहिए, ताकि हम जब सेमीफाइनल खेल रहे हों तो उसमें जो है वो फ्रेश जाएं और मतलब फिर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, एक फॉर्म में है तो लगे रहने देना चाहिए, इन्हीं को खेलते रहिए? मैंने इसलिए बार बार ये कहा था कि अगर आपने जरूरी समझते हैं कि चेंजेस करनी है तो आप पिछला जो मैच हुआ है नामीबिया के खिलाफ उसमें करें, और जो आपका लास्ट मैच होगा तो उसमें आपने अपनी वही पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाना है, ताकि आपको एक ड्रेस रिहर्सल मिल जाए फॉर द सेमीफाइनल्स। अब मेरा ख्याल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, अब सेम टीम के साथ ही जाने की जरूरत है। ठीक है आमिर भी, अगर हम अपने ओपनर्स की बात करें, हमने पहले 6 ओवर पावर प्ले के खासतौर पर देखा, ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। बाबर ने फिर चार्ज किया, आमतौर पर रिजवान किया करते हैं, और फिर उन्होंने बहुत आराम से 10 ओवर गुजारे और आगे जाके उन्होंने अच्छी हिटिंग की। क्या हमारी यही स्ट्रेंथ है और यही हमारे ओपनर्स का रोल है? क्योंकि कल पहले बहुत तनकीद हो रही थी, भाई स्कोर ही नहीं हो रहा। देखिए कई दफा बॉलर्स जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो फिर जो है वो फिर थोड़ी देर बर्दाश्त करना पड़ता है एज ए बैट्समैन आपको। इसलिए मैंने उस दिन भी यही कहा था कि जॉस बटलर की आप बैटिंग देखें, पहले बॉलर छाए हुए थे, उन्होंने प्रेशर एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उन्होंने बॉलर्स टारगेट किया, उन्होंने कहा हमने स्पिनर को नहीं मारनी, ये वाले बॉलर है इनको हम लोग जो है मारेंगे। तो उसकी वो जो स्ट्रेटजी उनकी बड़ी अच्छी काम की। मैं समझता हूँ कि कल जब बैटिंग स्टार्ट की है पाकिस्तान के ओपनर्स ने, वो पहले जो है वो चौकों के चक्कर में आए हुए थे। अगर बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं तो लाइन में आके सॉफ्ट हैंड से खेल के सिंगल दुक्का करते रहते तो ये वाला प्रेशर ना बनता। बड़ी टीमों के खिलाफ हमें ये करना पड़ेगा कि एकदम से जो है वो स्कोर रुकना नहीं चाहिए, आपको रन की तलाश में रहना चाहिए। कल हम लोग लकी थे कि दोनों बैट्समैन इनफॉर्म थे और इनके एज नहीं लगे। जब बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा होता है, इन्हीं बॉल्स के ऊपर ना एज लग के आप आउट हो जाते हैं। सो बिफोर समबडी गेट्स यू, आपने स्कोर बोर्ड को टिक करते रहना है। बिल्कुल। अच्छा आमिर सुहेल साहब, अब हम सेमीफाइनल में किस टीम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा मुकाबला होगा? मैं समझ रहा हूँ कि ज्यादा चांसेस जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ हमारे सेमीफाइनल्स होने के, और साउथ अफ्रीका को हम लोग बिल्कुल इजी नहीं ले सकते। बड़ी तगड़ी टीम है वो इस वक्त उस टीम में इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन वो क्वाइटली जो है अच्छा परफॉर्म करके और अपनी टीम का मोमेंटम बढ़ाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वो टीम जो है वो मेरा ख्याल है कि मोस्ट लाइकली हमारे मुद्दे मुकाबिल होगी, और लोग ये कहेंगे कि हम तो प्रैक्टिस मैच हारे हुए, लेकिन प्रैक्टिस मैच और सेमीफाइनल का बहुत फर्क है। साउथ अफ्रीका में इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि ये चोकर्स हैं बड़े मैचेस में जी। तो हमें भी ऐसी टीम चाहिए जो हमें इतनी ज्यादा जो है वो सेमीफाइनल में थ्रेट ना करे।
ठीक है। अच्छा आमिर भी, अगर हम इतने अनबीटन चल रहे हों और फिर हम जाके सेमीफाइनल और फाइनल खेल रहे हों, तो टीम का ड्रेसिंग रूम में और फिर ग्राउंड में जाके मोराल क्या होता है, वो ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। और दूसरा कि इंग्लैंड बहुत बड़ा थ्रेट है, पाकिस्तान और इंग्लैंड को ही अगर देख लिया जाए, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनल शायद इनका ही हो रहा होगा। इंग्लैंड क्या बहुत तगड़ी टीम है या पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा? देखिए इंग्लैंड की भी बैटिंग का जो है वो प्रॉब्लम चल रहा है। किसी मैच में उनके ओपनर्स करते हैं, किसी मैच में नहीं करते। उसके बाद आपने देखा कि जब जब इनकी जल्दी विकेटें गिरी हैं, पहली विकेट जल्दी गिरी है, तो उसके बाद 2-3 जल्दी बैट्समैन इनके आउट हुए हैं। डेविड मलान इतनी फॉर्म में नहीं है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है इनके ऊपर। इनका अभी तक जो अच्छा काम कर रही है वो बॉलिंग ही कर रही है, क्योंकि इनका बॉलिंग अटैक बहुत जबरदस्त है। और जो इंग्लिश कैप्टन कर रहे हैं कि वो अपनी स्ट्रैटेजी रोज चेंज करते हैं। किसी मैच में मोइन अली को बॉलिंग नहीं कराते, किसी मैच में नया बॉल करा देते हैं, कभी किसी को नया बॉल करा देते हैं। तो वो ऑपोजिशंस को गेसिंग में रखा हुआ है उन्होंने। तो आई थिंक टीम बहुत ज्यादा तगड़ी है, और मेरा ख्याल है कि उनके पास रिसोर्सेज भी ठीक ठाक है कि वो इन पिचेस के ऊपर वो पूरी तैयारी करके आए हुए हैं, और एक खतरनाक टीम है वो, इसमें शक नहीं। ठीक है आमिर भी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी पाकिस्तान की। अगर हम पहले 4 मैचेस की बात करें तो, और दूसरा मामला ये है कि हमें अब सेमीफाइनल पर खास तौर पर नजर रखनी है कि अब 2 ही मैच है। फाइनल जो है ना इंग्लैंड से होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमजा समझ रहा है या सोच रहा है, पता नहीं शायद कि हिस्ट्री रिपीट हो सकती है 1992 के वर्ल्ड कप वाली। वो हो जाए तो फिर तो टेंशन नहीं है। इंग्लैंड वाला मैच अगर वो रिपीट हो जाए फिर तो टेंशन ही नहीं है ना, फिर तो आप जीत पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होगा, पाकिस्तान जीत जाएगा। फिर तो हिस्ट्री रिपीट हो जाए फिर तो हमें टेंशन लेनी नहीं चाहिए। लेकिन इंग्लैंड की टीम बहरहाल एक तगड़ी टीम है और बहुत सख्त मुकाबला। लेकिन मुझे हिस्ट्री रिपीट होती नजर आ रही है वैसे कि पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। 1992 का जो वर्ल्ड कप है, फिर बेशक बारिश से जीते या जैसे मर्जी जीते, बारिश तो खैर उधर नहीं होती है, लेकिन देखते हैं जी। अच्छी परफॉर्मेंस है टीम की, हम आगे उम्मीद यही रखेंगे कि टीम की परफॉर्मेंस मजीद अच्छी रहे, नाकाबिले शिकस्त ही रहें अब। और अब अगले मैच के बाद तो शिकस्त के चांसेस ही नहीं है, उसके बाद तो जो हारा वो वापसी का टिकट कटा लेगा। हम आगे बढ़ के बात करेंगे। दुनिया आज के ज़माने में एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और फासले जो है हम बात करते हैं कि जी सिमट के रहेंगे। ऐसे में डिजिटल मीडिया आने वाले वक्त की एक बहुत बड़ी हकीकत है, और खबरों की बात कर लें, एंटरटेनमेंट की बात कर लें, तो ये बहुत बड़ा जरिया होगा। अच्छा, इस सबसे अगर हम बात करें तो बड़ी खूबी वक्त की आज़ादी है। अगर हम अपने आप को देखें, अपने फुर्सत के वक्त में जब जहां और जैसे चाहे अपने पसंदीदा पॉडकास्ट देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं आप अपनी। उसके अलावा कि दुनिया भर के मशहूर टीवी और अखबार डिजिटल फॉर्म में चंद क्लिक्स के फासले पर हम लोगों को मिल जाते हैं। मगर एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ऑनलाइन आज़ादी जो है, अगर हम कह लें कि जो ऑनलाइन, अगर हम जैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे होते हैं, तो उसको ख़तरा है, और मुल्क 2021 में 100 में से 25 पॉइंट्स तक गिर भी गया है। जी 2020 में ये 26 पॉइंट्स पर था, और इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एडवोकेसी एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को 2020-21 के दौरान मुसलसल बदसलूकी, हरासानी और दीगर मुश्किलात का जो है सामना रहा है, और मजबूत तौर पर इनको निशाना बनाया गया। बिल्कुल, और रिपोर्ट के मुताबिक हमजा ये भी कहा गया है कि जो मीडिया कारकुनान हैं और इंटरनेट सारिफीन हैं, उनकी डिजिटल आज़ादी को हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन मवाद की निगरानी के लिए मुतनाज़ क़वानीन के नफाज और नए सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटर के जरिए मीडिया रेगुलेशन की तजवीज़ से ख़तरा भी है। ये सारी सूरत हाल है, हम इस पर बात भी करेंगे। सोशल मीडिया एक्सपर्ट उसामा के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग उसामा। हमें ये बताइएगा, ये जो रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक पाकिस्तान में 2020-21 के अरसे में डिजिटल मीडिया की आज़ादी, रेगुलेटरी दबाव और ऑनलाइन इजहार के खिलाफ धमकियों की वजह से मुतासर रिकॉर्ड जो है ना की गई है। आपकी नज़र में इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कवानीन इस तरह के लाए गए हैं, जिस तरह सोशल मीडिया रूल्स जो पिछले महीने पास हुए हैं, गज़ेट में चले गए हैं, उसमें काफ़ी कतरानें लग गई हैं कि आप इंटरनेट अब बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया को कहा जाएगा कानून के तहत कि इस मवाद को हटाया जाए, वो उनको हटाना पड़ेगा। इसके अलावा जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है वो काफ़ी हुक देता है, लेकिन उसमें ये भी है कि सोशल मीडिया कंपनीज का डेटा लोकली एक्सेसिबल होना चाहिए और गवर्नमेंट को उसके पास एक्सेस होना चाहिए। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सहाफ़ियों पर केसेस जो है पीका कानून के तहत बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसमें एक चिलिंग इफेक्ट इसको कहा जाता है, जिसकी वजह से अभी सहाफ़ी डरते हैं तनकीद करने से। उनको ये खौफ होता है कि कहीं हम पे भी केस ना हो जाए, हमें भी जेल ना जाना पड़े। तो इस किस्म के जो प्रेशर्स आते
करते हैं और फिर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कैंपेनें चलाई जाती हैं, अक्सर हुकूमत के, पीटीआई के अपना जो ऑफिशियल अकाउंट है उसकी तरफ से भी सहाफ़ियों को जो है अटैक किया जाता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में ज़ाहिर सी बात है कि जो सहाफ़ी हैं की आज़ादी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और खासकर इसका नज़र बहुत ज़्यादा ठीक है उसामा, हम डिजिटल मीडिया की अगर बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जी कि वैसे तो अब फ्यूचर रहा नहीं, अब तो हाल बन चुका है ये, और फ्यूचर तो खैर इसका लग रहा है कि बहुत बेहतर होगा, लेकिन अगर हम कदगने लगाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा चेक्स होंगे, वो क्या डिजिटल मीडिया की तरक्की के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी या बहुत बुरी बात होगी? और हमने तो दुनिया का मुकाबला करना है, सिर्फ अपने अंदरूनी मामला तो नहीं देखने, हम पूरी दुनिया से जब मुकाबला कर रहे होते हैं तो फिर ये फैसले कैसे होंगे? देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पीटीवी बन जाए तो फिर तो कोई ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस हमें नहीं नज़र आएगा। लेकिन इसमें जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि डिजिटल मीडिया जो है वो सिर्फ न्यूज़ या उसके लिए इस्तेमाल नहीं होता, बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है। काफ़ी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस पर्पसेस के लिए कनेक्ट भी करते हैं लोगों को। और सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमाई भी करते हैं। अभी टिकटॉक जैसी ऐप्स में हमें देखा है कि छोटे शहरों गाँवों से भी लोग जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से। तो इसकी जो इकोनॉमी के लिए इसके फवायद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर कदखने लगेंगी, अभी जैसे टिकटॉक काफ़ी महीनों से बंद है, तो जितने टिकटॉकर्स जो देहात में कमाते थे उनकी आमदनी का जरिया बंद हो चुका है। और इस और फिर फॉरेन कंपनी भी जो है आपके मुल्क में इन्वेस्ट या बिजनेस नहीं करेंगी, वो कहेंगी अच्छा इधर तो इतने हर रोज नया कानून आ जाता है, दबाव आ जाता है, लोकलाइजेशन हो जाती है, तो हम क्यों ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट करें, हम या वियतनाम या बांग्लादेश या किसी और मुल्क में कर लेंगे। तो इस वजह से काफी इस पे असर हम पे आता है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात करते हैं उसामा, गुड कंट्रोल्स और बैड कंट्रोल्स में भी फर्क होता है, गुड कंट्रोल्स होने चाहिए? देखिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए। कंट्रोल का लफ्ज जो है हमारे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसमें अप्रोच यही होती है कि बस हम हर चीज़ हमारे हाथ में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। लेकिन जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि आप आज़ादियाँ दें लोगों को, आप उस और उसकी जो अच्छे फवायद हैं उनको जो है फर्क है। क्या होता है कि फवायद जो चीज़ों की उसकी कोई बात नहीं करता है, लेकिन जो थोड़े से थ्रेट्स या डेंजर्स हैं उसको हम इतना एग्जैजरेट कर देते हैं कि हमारे सारे कवानीन सिर्फ उसी के बारे में होते हैं। तो हम ये नहीं देखते कि घर बैठे खवातीन, बच्चे, जवान इंटरनेट के जरिए कितनी कमाई कर सकते हैं, कितने बिजनेसेस इस पे चल सकते हैं, घर बैठे आप बिजनेस कैसे चला सकते हैं, राइट। और इस तरह के दीगर बहुत फवायद हैं, उसके बारे में जो है ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। और जिस तरह आपने कहा कि पूरी दुनिया से हम किस तरह कनेक्ट करते हैं, पाकिस्तान को किस तरह पोर्ट करते हैं डिजिटल मीडिया के ज़रिए, उस पे हमें फोकस करना चाहिए ज़्यादा। बिल्कुल उसामा, लेकिन अगर अब जिस तरह से हम बात करें डिजिटल मीडिया की आज़ादी की, अब इसके ऊपर जिस तरह से अब इसकी आज़ादी को मुतासर होने से हमने बचाना भी है, तो गवर्नमेंट को इस हवाले से कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि ये चीज़ें बच सकें? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अपने आप को ज़्यादा इख्तियारात नहीं देने चाहिए, थोड़े चेक्स एंड बैलेंसेस हो। तो अगर वो केस करना चाहते हैं, आप एक जज से वारंट लें, तो उसमें जज की ओवरसाइट हो और उस वारंट के जरिए आगे आपकी इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि एक ही रेगुलेटर पीटीए को सारे पावर्स दे दिए गए। और एक जाहिर सी लॉजिकल बात है कि अगर आप भी एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा ताकत दे देते हैं तो फिर उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो हम ये नहीं कहते कि रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि रेगुलेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए और रेगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा पावर किसी एक बंदे या इदारे के पास नहीं होनी चाहिए, डिवाइडेड होनी चाहिए, ताकि हमें प्रोटेक्शंस मिले, हमें हुकूक है उनकी प्रोटेक्शन हो। हम क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशन की पावर्स जब आ जाती हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ, उसको अब्यूज करते हैं वो, और वहाँ जो है फिर काम खराब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप रहे थे, और अगर हम देखें तो ठीक है, मतलब गवर्नेंस होनी चाहिए, जिस तरह से हमें उसे गवर्न करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल जो है वो लफ्ज़ शायद उसामा को लगता है कि वो नेगेटिव है, वो अच्छा लफ्ज़ नहीं है कि कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ी चीज़ें
हमें ये भी देखना है कि इंटरनेशनली जो मामलात हैं वो किस तरह से हैं, और कई चीज़ें हमें पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान अगर देखें तो कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका पाकिस्तान हमेशा से तस्करा करता है, पाकिस्तान दिखाता रहा है, दुनिया को वो सबूत दिखाता रहा है कि डिजिटल मीडिया की वजह से कुछ नुकसानात समुंदर पार से भी हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन हमजा अगर हम देखें कि ऐप्स को बंद करने से बेहतर मेरा ख्याल है कि ऑप्शन ये होना चाहिए कि उसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से उसको गुड गवर्नेंस वाली बात ही है रेगुलेट करें, रेगुलेट कर दें उनको, बजाय से कि आप ऐप्स बंद कर रहे हो। कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को भी खुद सोचना लेकिन चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर कोई भी अगर हम बात करें तो सवालात नहीं उठने चाहिए। ये मामला तो कहीं पर भी किसी भी जगह पर नहीं होने चाहिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us.